करेक्ट। एक मछली पानी के अंदर √7 सेंटीमीटर की गहराई पर तैर रही है। अब मछली पानी के बाहर केवल एक वृत्ताकार भाग से देख सकती है। इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या कितनी होगी? हवा के सापेक्ष पानी का वर्तांक 4/3 है। यानी कोई मछली है वो पानी के अंदर तैर रहा है और पानी के सतह से कितने गहराई पर है? √7 सेंटीमीटर के गहराई पर है। और जब नीचे से वो ऊपर देखता है ना मछली, तो उसको हवा नहीं दिखाई देता है, केवल पानी का टॉप जो पार्ट होता है ना, ऊपरी सतह, वो ऊपरी लेयर केवल ही दिखाई पड़ता है। तो कह रहा कि वो जो ऊपरी लेयर दिखाई पड़ेगा वो वृत्ताकार भाग में दिखाई पड़ता है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगा ये निकालने के लिए कहा है। समझ रहे क्वेश्चन? जैसे कि देखिए फिगर में समझाते हैं। ये पानी का ऊपरी लेयर हो गया और यहाँ पर मछली है, ये मछली है सपोर्ट मान लेते हैं, और इसकी जो गहराई है ऊपरी लेयर से रूट कितना है? 7 सेंटीमीटर, √7 सेंटीमीटर। इतने गहराई पर ये मछली यहाँ पर तैर रहा है। अब ये जो मछली ऊपर देखता है तो केवल वृत्ताकार भाग, मतलब केवल पानी के सतह ही दिखाई पड़ता है, इसके ऊपर नहीं दिखाई पड़ेगा। यानी यदि यहाँ पर कोई वस्तु रखी है ना पानी के ऊपर, तो वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा मछली को, समझ रहे आप? लेकिन पानी के सतह तक दिखाई पड़ेगा, और पानी के ऊपर है कोई वस्तु तो दिखाई नहीं पड़ता है। समझ रहे? इसका मतलब क्या हो रहा है कि मछली यहाँ से जो लाइट निकलेगा वो आपको बाहर नहीं होगा, केवल कहाँ रहेगा? सतह तक ही सीमित रह जाएगा। समझ रहे आप? यानी यहाँ से जो लाइट निकलेगा वो केवल क्या रहेगा? सतह तक ही सीमित रह जाएगा। अब कह रहा है जब ये जो देख रहा है सतह को, वो स्फेरिकल बन रहा है, स्फेरिकल वृत्ताकार है, सर्कुलर बन रहा है, तो वो सर्कुलर का मैक्सिमम त्रिज्या क्या होगा? यानी अधिक से अधिक रेडियस क्या होगा, ताकि मछली सतह से बाहर नहीं देख सके, केवल पानी के सतह तक ही देख सके। समझ रहे? तो मान लेते हैं कि वो मैक्सिमम त्रिज्या क्या होगा, R ले चलते हैं। तो यहाँ पर जो स्फेरिकल लेयर ऐसा, सॉरी वृत्ताकार सतह इस तरह से बनेगा। ये पानी के टॉप पार्ट पर हो गया, इधर भी त्रिज्या R, ये भी त्रिज्या क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। अब एक किरण कर रहे हैं इधर से जाएगा इस तरह से, और एक किरण को हम क्या कर रहे हैं? इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से खींचेगा। समझ यहाँ पर? यानी एक किरण मैक्सिमम यहाँ तक गया है। अब यहाँ तक गया तो ये बेंड करके ऐसे आएगा, तब नहीं तो किरण ऊपर नहीं गया। यदि इस तरह से ऊपर चला जाता तो फिर क्या होता? पानी के बाहर भी दिखाई पड़ता, तो इसलिए वो ऊपर नहीं जाकर क्या हुआ? सतह पर ही आपका मुड़ गया है। तो यहाँ पर कौन सा नियम हुआ है? ये जो अपवर्तन कोण बन रहा है यहाँ पर, वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, नहीं बनेगा? क्योंकि किरण इस तरह से गया है और इधर मुड़ गया सतह पर, तो यहाँ पर अपवर्तन कोण R वर्ग क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और ये तो आपतन कोण हो जाएगा ना जगह, और इस आपतन कोण को क्या बोलिएगा? क्रांतिक कोण। यदि अपवर्तन कोण मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री है, तो इंसिडेंस एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो ये क्रांतिक कोण हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया। इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं क्रिटिकल एंगल को, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये C एंगल बनेगा तो ये भी एंगल कितना होगा? C ही होगा। ये यदि C मानते हैं तो ये भी C, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। ये वाला लाइन और ये लाइन दोनों क्या है? पैरेलल है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अल्टरनेट इंटरनल एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। ये भी C तो ये भी क्या होगा? C होगा। इतना तक समझ है आप लोग? ठीक है। यानी ये मैक्सिमम रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक। इस पॉइंट तक यदि मछली फिश देखता है तो लाइट इधर की ओर आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। इसके आगे यदि देखता है मछली तो लाइट इधर ही मुड़ जाएगा। यदि इसके आगे देखेगा तो जो इंसिडेंस एंगल होगा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। तो इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो वो लेयर फिर नहीं दिखाई पड़ेगा। लेयर से क्या होगा? इधर ही लाइट मुड़ जाएगा। बात समझ आता है? लेकिन यहाँ पर देखता है तो आपका लेयर दिखाई पड़ रहा है। इसके इधर यदि देखेगा तो लाइट क्या होगा? आगे पार कर जाएगा, क्योंकि इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या होगा? कम होगा। तो इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो लाइट क्या होगा? एयर में चला जाएगा पार होकर, और एयर में चल जाएगा तो मछली को फिर क्या होगा? बाहर भी दिखाई पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? नहीं आ रहा है? तो ये हो गया मैक्सिमम रेडियस, जहाँ तक ये मछली केवल सतह तक ही देख सकता है। फिगर में तो कोई दिक्कत नहीं, मेन फिगर ही होता है। फिगर समझ में आ गया तो फिर न्यूमेरिकल आसानी है। अब मान लीजिए इस पॉइंट को O मान लेते हैं, इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं।
समझ यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला क्या कंसीडर कीजिएगा, जो ऊपर वृत्ताकार भाग है उसकी त्रिज्या को r मान लेते हैं, यानी रेडियस ऑफ सर्कुलर फेस ऑन द वाटर सरफेस इक्वल टू क्या मान लिया, r मान लिया है। इसलिए डायमीटर इसका क्या होता है, डायमीटर जो होगा 2r, डायमीटर कितना लिखा जाएगा 2r, समझ आता है। ठीक है, डायमीटर कैसे कोई आवश्यकता भी नहीं, केवल रेडियस निकालने की, तो रेडियस बराबर क्या हो गया r हो गया। डेप्थ ऑफ फिश, मछली के गहराई कितना हो जाएगा, डेप्थ ऑफ फिश मछली की गहराई OA में OA बराबर क्या √7 सेंटीमीटर, ये भी समझ में आ रहा है। इसको OA को h मान लीजिएगा, OA को क्या मान लेते हैं h बराबर रूट क्या होगा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस तो AB इक्वल टू r हो जाएगा, रेडियस को AB यहाँ पर दिया हुआ, तो AB इक्वल टू क्या लिखा गया r लिखा गया। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर क्या चलेगा, हेयर क्रिटिकल एंगल कितना बन रहा है, क्रिटिकल एंगल को C माने, यहाँ पर क्या है C है ना, ये C और ये भी क्या होगा C होगा। ठीक है, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, पानी का आवर्तनांक कितना दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है μW इक्वल टू 4 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ये भी समझ में आ रहा होगा। चलिए हमें निकालना क्या चीज है, ये रेडियस निकाला है ना, तो क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, क्रिटिकल एंगल के केस में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। जो क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है किसी मीडियम का, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बताया था, क्या होता है उसका फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, हाँ म्यू बराबर 1 बटे क्या होता है साइन C होता है, इस तरह से निकलेगा 1/sin C करके। तो आइए कैसे निकालेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर 1 बटे क्या होता है 1/sin C हो गया। तो इम्प्लाई sin C इक्वल टू लिखेगा 1 बटे म्यू लिखा है, और sin C यहाँ पर क्या होगा बता सकते हैं, sin C निकालना है तो परपेंडिकुलर बटे क्या होता है हाइपोटेनस, ये होता है ना, तो परपेंडिकुलर क्या होगा AB बटे क्या होगा OB, AB अपॉन OB और 1 बटे म्यू हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन 1 मान के साइड कर लेते हैं। अब AB तो मालूम है लेकिन OB नहीं मालूम है, OB निकालना है और OA मालूम है, OB मालूम है नहीं है, तो पहले OB निकालिएगा, समझे ना। तो किस में चलना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा AOB किस ट्रायंगल में चल रहे हैं, AOB में चल रहे हैं। AOB में क्या लगा है मालूम है, OB का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा OA का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से होता है, पढ़े थे ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो OB का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाए AB का OA का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। अब OB बराबर तो OB रहेगा OB स्क्वायर, AB OA के जगह पर क्या रखा जाएगा H स्क्वायर, इसके जगह पर क्या रखा है H, और AB की जगह पर क्या रखा जाएगा R स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा R स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए OB बराबर निकालिएगा तो क्या होगा अंडर रूट हो गया H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा। अब चलिए फिर इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 फिर 1 को लाइए, AB की जगह पर क्या रखिएगा, AB की जगह पर R, AB की जगह पर क्या हो गया R होगा। ठीक है, और OB की जगह पर क्या रखा गया H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया इक्वल टू, और इसका क्या हो जाएगा 1 बटे म्यू, 1 बटे क्या हो गया म्यू लिखा है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए खाली केवल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या दिखाएगा इधर म्यू आर हो जाएगा, इम्प्लाई म्यू आर इक्वल टू
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्क्वायरिंग कीजिएगा तो इधर होगा म्यू स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इम्प्लाई आर स्क्वायर को इधर लाइएगा तो म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। इसमें आर स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 अब बराबर क्या होगा एच स्क्वायर। इसलिए आर बराबर क्या लिखिएगा एच अब बटे अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 क्योंकि आर स्क्वायर बराबर इधर रखिएगा तो उधर जाएगा तो ये भागा में हो जाएगा ना और अंडर स्क्वायरिंग हटे तो अंडर रूट होगा एच स्क्वायर का अंडर रूट एच और इसका फिर अंडर रूट करके लिखा है। सबका वैल्यू पता है आपका रखिए तो आर इक्वल टू होगा एच के जगह पर क्या रखा जाएगा बताइए √7 तो √7 रख दीजिए और म्यू के जगह पर क्या रखाएगा मतलब 4/3 4/3 का होल स्क्वायर अब माइनस फिर क्या हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो √7 का वर्गमूल कितना होगा 2.646 अपन इसका क्या हुआ 4 × 16 और -9 बटे फिर 9 का अंडर रूट ये लिखा है ना ठीक है इक्वल टू आर होगा 2.646 अपन इसमें घटेगा 16 में से 9 तो 7 इसको लिखना कोई जरूरी नहीं √7 में रहने कटिए है √7 हो गया ये हो गया √7 अब बटे क्या हुआ 9 का वर्गमूल 3 तो इधर √7 ही रखिए तो √7 क्या हो कट गया ऊपर चल गया 3 ये निकल गया 3 क्या निकलेगा सेंटीमीटर क्योंकि सेंटीमीटर दिया गया तो आंसर किसमें आएगा सेंटीमीटर में। बस यही क्वेश्चन हो गया इसमें कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। फिर से फिगर एक बार समझ लीजिए ना फिगर क्या कर रहा है मेन फिगर ये बाकी तो इधर तो कैलकुलेशन ही है ना। इसमें कह रहा है कि पानी के अंदर कोई मछली तैर रहा है अब मछली का गहराई कितना है √7 सेंटीमीटर इसको एच मान लेते हैं गहराई तो √7 सेंटीमीटर है और नीचे से मछली ऊपर देखता है तो जो पानी है वो डेंसर मीडियम होगा और एयर जो हो गया वो रेयर मीडियम होगा। तो नीचे से मछली ऊपर देख रहा है तो लाइट किधर जा रहा है डेंसर से रेयर में जा रहा है तो डेंसर से रेयर में जा रहा है तो बात समझ में आ रहा है और डेंसर से रेयर में जाता है तो वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है यदि उस कंडीशन में आएगा तब जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा रहेगा तब ये भी बताए थे ठीक है। लेकिन मछली को क्या है कि ऊपर जब देखता है ऊपर की सतह तो केवल पानी के टॉप सतह ही दिखाई पड़ता है उसके बाहर हवा में कुछ भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है समझ आप। जब मछली ऊपरी सतह पर देखता है तो क्या दिखाई पड़ता है केवल पानी के ऊपरी सतह तक ही देख पाता है उसके ऊपर वो नहीं देख पाता है। तो केवल ऊपरी सतह तक ही देखने के लिए ऊपर जो वृत्ताकार भाग बनेगा वृत्ताकार जो एरिया मिलेगा उसकी मैक्सिमम त्रिज्या क्या होगा ये निकालने के लिए कहा है बात समझ रहे हैं। तो केवल ऊपरी सतह दिखाई पड़ेगा उस कंडीशन में दिखाई पड़ना चाहिए उस कंडीशन में रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। केवल ऊपरी सतह ही दिखाई पड़े उस कंडीशन में रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा 90 डिग्री बनेगा समझे यहाँ पर तब नहीं केवल ऊपरी सतह दिखाई पड़ेगा 90 डिग्री से ज्यादा होगा रिफ्लेक्टेड एंगल तो लाइट फिर पानी में ही लौट जाएगा सॉरी हाँ 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो लाइट क्या होगा पानी में ही लौट जाएगा 90 डिग्री से कम रहेगा तो लाइट क्या होगा हवा में चला जाएगा तो पानी में लौट जाएगा तो फिर ऊपरी सतह दिखाई नहीं पड़ेगा और हवा में चल जाएगा तो बाहर भी देख लेगा तो वो भी गड़बड़ होगा ना होगा। तो आपको एग्जैक्ट कहाँ होगा सतह तक ही दिखाई पड़ना चाहिए तो उसके लिए फिगर इस टाइप से बनेगा। और केसेस को कौन सा लेना है तो क्रिटिकल एंगल वाला क्योंकि जब रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो इंसिडेंस एंगल क्या कहलाएगा क्रिटिकल एंगल कहलाएगा समझ यहाँ पर। यानी जो लाइट इंसिडेंस हो रहा है वो किस एंगल पर इंसिडेंस हो रहा है क्रिटिकल एंगल पर। अब क्रिटिकल एंगल पर जब लाइट इंसिडेंस होगा तो उस क्रिटिकल एंगल का उपयोग करके हम क्या करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जब निकाले तो उससे आपको sin c मिल जाएगा समझ रहे आप sin c मतलब क्रिटिकल एंगल वाला मिल गया ना। अब ये जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ भी बनेगा क्यों बनेगा क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो अल्टरनेट इंटरनल एंगल इक्वल होता है ये भी sin c बनेगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है AOB राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो इसमें क्या होगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता है AB बटे क्या हो जाएगा OB होगा समझ यहाँ पर। उसके बाद सबका वैल्यू पुट कर दिए AB बटे OB कर दिए 1 बटे म्यू हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम निकाल दिए सबका वैल्यू। इधर तो समझ में आ रहा है कैलकुलेशन ठीक है तो नोट कीजिए कि एक छोटी पिन को
मेज पर स्थापित किया जाता है। एक छोटी पिन को मेज पर रख देते हैं टेबल पर, और उस पिन को 50 सेंटीमीटर की तथा इसको 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊपर से देखा जाता है। अब ऊपर से उस पिन को देखना है और आपको कितनी ऊंचाई पर रखना है, तो 50 सेंटीमीटर, समझ आया ना। फिर कह रहा है यदि पिन के ऊपर 15 सेंटीमीटर मोटाई का कांच गुटका रख दिया जाए। अब पिन को एक कांच का गुटका मतलब स्लैब लेकर उसको पिन को क्या करना है, ढक देना है, और उसके बाद करा देखना है तो पिन का प्रतिबिंब अब कितना ऊपर दिखाई पड़ेगा। एक तो पहले क्या करा कि मेज पर रख दीजिए पिन को, और करा कि 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से देखिए, तो देख लीजिएगा। फिर करा अब उस पर एक कांच का स्लैब रख दीजिए। अब स्लैब का जो मोटाई है 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद स्लैब रखने के बाद फिर करा कि 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखिए, तो पिन अब कितना ऊंचाई पर दिखाई पड़ेगा। तो पहले देखे तो 50 पर दिखाई पड़ेगा, जब कांच रखिए तो पिन उठा हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि डेंसर मीडियम में चला गया ना, कांच रखा गया तो पिन फिर क्या होगा, उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। जैसे कि पानी में होता है ना, पानी के अंदर कोई वस्तु रखते हैं तो पिन वो क्या होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। तो पिन भी कांच में रखा गया तो क्या होगा, उठा हुआ प्रतीत होगा। तो कितना ऊपर उठेगा पहले ये निकालना पड़ेगा, वो निकल जाएगा तो फिर पिन और आंख के बीच की दूरी कितना होगा वो निकाल लीजिएगा आराम से। तो पहले इसका फिगर में देखिए, समझिएगा। मान लीजिए कि ये टेबल है 4 पैर वाला, ऐसा टेबल नहीं होता लेकिन बना दिया। ये टेबल है और इस पर हमने एक पिन रख दी इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर एक कांच का स्लैब रखा है, ये कांच का स्लैब हो गया। इससे तो पिन अब ढक गए। अब है इसको 50 सेंटीमीटर के ऊंचाई से देखना है, 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए तो ये पिन क्या उठा हुआ प्रतीत हुआ, जैसे कि किरण इस तरह से जाएगा और फिर बेंट के ऊपर आएगा इस तरह से। ये जो ग्लास है, ये ग्लास हो गया और ऊपर क्या होता है, एयर हो जाएगा। अब ग्लास जो है डेंसर मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम होगा ना, और एयर क्या होता है, ये रेयर मीडियम हो गया, रेयर मीडियम। तो लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो ये एवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा, नॉर्मल से दूर की ओर क्या कर जाएगा, बेंड कर देगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, इस पॉइंट को ए मान लीजिएगा, इस पॉइंट को बी मान लीजिएगा, इस पॉइंट को बी मान लीजिएगा। ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है, इसका जो थिकनेस है टी बराबर वो कितना है, 15 सेंटीमीटर, यही ना। इसकी जो मोटाई है कितना है, 15 सेंटीमीटर। ये भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ से जो गहराई इसका है, यहाँ से तक जो है, आँख यहाँ लगा हुआ है ना, ऊपर से दिखना है। यदि कोई आदमी यहाँ से देख रहा है तो आँख की हाइट कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जैसे ये लाइट किरण ये आ रहा है तो इस सेम लेवल पर रहेगा आँख, इस तरह से। यहाँ से आदमी देख रहा है और उस आदमी को पिन दिखाई पड़ रहा है, तो ये आँख का हाइट कितना है, 50 सेंटीमीटर है हाइट नीचे से। तो इस तरह से देख रहा है, पिन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसको पिन कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ए पर दिखाई पड़ रहा है कि बी पर दिखाई पड़ रहा है, बी पर दिखाई पड़ रहा है, और रखा हुआ कहाँ पर, ए पर। तो इस पॉइंट को ओ मान लीजिएगा, तो ए ओ बराबर 50 सेंटीमीटर यहाँ पर है, समझ यहाँ पर। और निकालना क्या चाहिए, बी ओ, है ना। ग्लास स्लैब रखने के बाद कितने गहराई पर पिन है वो निकालने के लिए कर रहा है, निकालना क्या है, हमें बी को निकालना है, कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। इस पर इस पॉइंट को यदि मान, ठीक है, इस पॉइंट को कुछ मान लीजिए पी, तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ देखिए। यहाँ पर पहला है ग्लास स्लैब की मोटाई, टी बराबर 15 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास म्यू जी बराबर क्या है 3/2 है। म्यू जी बराबर 3/2 दिया। यहाँ तक भी समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये जो होगा रियल डेप्थ होगा। यदि यहाँ से अंदर लेके चलते हैं उसको भी हटा दिए क्योंकि ग्लास के अंदर ही चलते हैं ना। ग्लास के अंदर ये जो होगा वो क्या हो जाएगा रियल डेप्थ। यहाँ से अंदर नहीं देगा तो ये रियल डेप्थ में आएगा। समझ यहाँ पर अब इतना उठा हुआ प्रतीत हो रहा तो ये वाला क्या करेगा पीबी क्या होगा एपेरेंट डेप्थ। पीबी क्या हो जाएगा एपेरेंट डेप्थ हो जाएगा। ठीक है यहाँ भी समझ में आ रहा होगा। तो एक चीज पढ़े थे फॉर्मूला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि रियल डेप्थ अब बटे क्या होता है एपेरेंट डेप्थ। वास्तविक गहराई बटे क्या होगा आभासी गहराई। समझ में आ रहा है तक रियल डेप्थ बटे एपेरेंट डेप्थ। समझ में आ रहा है तक। अब नेक्स्ट क्या करना है रियल डेप्थ क्या पता टी रखा जाएगा और एपेरेंट डेप्थ हमें नहीं पता है। एपेरेंट डेप्थ निकल जाएगा इससे है ना। समझ यहाँ पर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जगह पर तो म्यू जी रखिएगा और रियल डेप्थ क्या होगा पी ए। रियल डेप्थ क्या होगा पी ए और यहाँ पर एपेरेंट डेप्थ क्या होगा पी ए अपॉन क्या होगा पी बी। सपोज दैट मान लेते हैं कि यदि सरफेस से ही देख रहे हैं ग्लास के सरफेस से यदि इसको देखते हैं पिन को तो इसके गहराई को जो कांच में एक्चुअल गहराई है पी ए होगा ना। जो रियल डेप्थ होगा वो क्या होगा पी ए होगा और दिख रहा कहाँ बी पर दिख रहा तो ये एपेरेंट डेप्थ होगा ना आभासी गहराई वो क्या हो जाएगा पी बी। तो पी ए बटे क्या होगा पी बी म्यू बराबर होगा ना पी ए बटे पी। समझ में आ रहा है ना। रियल डेप्थ एपेरेंट डेप्थ केवल वाटर के लिए नहीं होता है डायरेक्शन वाटर के लिए बताया था ना। ये ग्लास के लिए भी होगा अलग मीडियम के लिए भी होगा। समझ रहे यहाँ तक। ठीक है आप क्या कीजिएगा यहाँ पर देख रहे हैं कि पी ए दिया हुआ है कितना दिया हुआ है पी ए बराबर टी है ना। पी ए बराबर क्या है टी बराबर 15 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। चलिए ठीक है इसलिए आप यहाँ पर क्या बोलिएगा म्यू जी के जगह पर होगा 3/2 बराबर 15 अब बटे क्या हो जाएगा पी बी। तो इसलिए पी बी बराबर क्या निकल जाएगा 15 और बटे 3/2 15/3 बाई क्या हो जाएगा 2 लिखाएगा। इसको ऊपर चल जाएगा ना तो पी बी इक्वल टू होगा 15 अब गुने 2/3 तो 5 या 15 5 गुने क्या होगा 10 तो पी बी बराबर निकल गया 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो पी बी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आएगा। ये हो गया पी बी। हमें कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा वो निकालना है क्योंकि ये तो एपेरेंट डेप्थ निकला है ना। पी कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है तो टेबल के सरफेस से ना यानी यहाँ पर हमें क्या निकालना है पी ए बी सॉरी यहाँ पर हमें ए बी निकालना है। ए बी बराबर क्या होगा पी ए माइनस पी बी। एक्चुअल में पिन जो है बी पर दिखाई पड़ रहा है तो सतह से कितना ऊपर दिखाई पड़ रहा है तो पी ए ऊपर दिखाई पड़ ए बी ऊपर दिखाई पड़ रहा है। सतह से कितना ऊपर दिखाई पड़ेगा ए बी ऊपर। तो ए बी बराबर क्या होगा पी ए माइनस पी बी। तो ए बी बराबर जो निकलेगा 15 घटाओ 10 यानी घट गया तो कितना गया 5 सेंटीमीटर। समझ यहाँ पर तो 5 सेंटीमीटर पिन सतह से क्या हो रहा है ऊपर दिख रहा है ना। तो पहले देख रहे थे आप कितने गहराई ऊंचाई से 50 सेंटीमीटर से तो पिन कितने ऊंचाई पर दिखाई पड़ रहा है कितने गहराई पर दिखाई पड़ रहा है 45 क्योंकि 5 तो ऊपर उठ गया ना। तो 50 से 5 क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो क्या निकालने के लिए कह रहा है देखिए पिन अब कितना ऊपर दिखाई देगा तो कितना ऊपर दिखाई देगा 45 सेंटीमीटर ना जाएगा। तो अब हो जाए अब लिखिए अब यहाँ पर है आँख से पिन की दूरी जो होगा वो होगा ओ बी बराबर 50 घटाओ 5 यानी कितना निकल गया 45 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ पिन घूम रखेगा आई तो ओ बी इक्वल टू 50 माइनस 5 बराबर 45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया कुछ ठीक से समझिए एक बार फिगर को।
टेबल है, टेबल पर एक पिन रखना है और पिन रखने के बाद उस पर एक कांच का स्लैब रखना है, कांच का टुकड़ा रख देते हैं। और जो कांच का स्लैब है उसकी मोटाई कितना है, 15 सेंटीमीटर। इतना बात समझ में आ रहा है। अब कोई आदमी है इस पिन को देख रहा है और जो आदमी देख रहा है वो 50 सेंटीमीटर के ऊंचाई से देख रहा है, तो स्वाभाविक है पिन कांच के अंदर रखा हुआ है तो पिन उठा हुआ प्रतीत होगा, तो पता चल रहा है। अब उठा हुआ प्रतीत होगा तो 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से दिखाई पड़ा, तो अब लगेगा कि पिन नजदीक आ गया है, तो 50 से कम ही ऊंचाई पर दिखाई पड़ेगा। अब लगेगा कि पिन क्या लग रहा है, नजदीक लग रहा है। तो बात समझ आ रहा है ना, कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, पहले हमें ये निकालना है। धरातल से टेबल के सरफेस से पिन ऊपर कितना गया है, पहले हमें ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जब इससे पिन ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है तो इसमें रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का बात आ रहा है, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई है। तो ग्लास स्लैब की मोटाई को यदि वास्तविक गहराई मानिएगा तो ग्लास स्लैब की मोटाई PA है, तो PA वास्तविक गहराई होगा, तो PB क्या हो जाएगा, आभासी गहराई, क्योंकि B पर दिख रहा है और A पर रखा हुआ है, तो PA वास्तविक गहराई है, PB क्या होगा, आभासी गहराई। यदि OA को वास्तविक गहराई मानिएगा तो फिर OB क्या होगा, आभासी गहराई होगा। ये भी ध्यान दीजिएगा ना, इस तरह से भी लेके चल सकते थे। तो BA को वास्तविक गहराई मान रहे तो PB आभासी गहराई होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ बटे एपरेंट डेप्थ, यानी म्यू बराबर PA बटे PB। समझ में आ रहा होगा, सबका वैल्यू पुट के। PA का मतलब इसकी मोटाई 15 सेंटीमीटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, 3/2 हो गया, और PA की जगह 15 और PB का PB रह गया, तो इस तरह से PB निकल गया 10 सेंटीमीटर। तो PA 15 PB 10, तो AB कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया है P। तो 50 था तो अब कितना बचेगा, 45 बचेगा। अब समझ में आ गया वैसे, चलिए ठीक, लिखिए।